ये कहानी है एक छोटे से टाउन की, जहाँ पर दुनिया की सबसे अजीबोगरीब चीजें होती हैं। मगर एक वक्त के बाद टाउन के लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो इसके खिलाफ लड़ेंगे। सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं बोन टमाहॉक के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने बीहड़ का दृश्य आता है। दूर दूर तक यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है। तभी यहाँ पर हम दो लोगों को देखते हैं जिसका नाम है परवीस और बडी। इनका काम ही है लोगों से चोरी करना। धीरे धीरे जैसे ये लोग बीहड़ में आगे बढ़ते हैं, इन्हें कुछ सोए हुए लोग नजर आते हैं। ये समझ जाते हैं कि इनका जुगाड़ हो गया। इन लोगों के पास से इन्हें कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। बिना कुछ सोचे समझे सोए हुए लोगों को ये लोग मार देते हैं। मारने के बाद जैसे ही बैग की तलाशी लेना शुरू करते हैं, इन्हें अंदर से सिर्फ किताबें नजर आती हैं। इन चीजों को देखने के बाद बडी कहता है कि शायद ये अच्छे लोग थे। ये वक्त है 1890 का। इस वक्त में किताबें बहुत कम लोगों के पास थी। जो भी किताबें पढ़ते थे यानी कि वो अच्छे इंसान थे। अब इन दोनों को गिल्ट महसूस हो रहा है। ये लोग दोबारा चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि हर तरफ इंसानों के कंकाल पड़े हुए हैं। दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान नहीं है। बडी कहता है कि ये जगह मुझे डरा रही है। तभी इन्हें बहुत सारे सीटियों की आवाज सुनाई पड़ती है जिसे इंसान बजा रहे हैं। बडी कहता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, मगर वो भाग पाता उससे पहले एक तीर आकर के लग जाता है उसे, और यहीं पर बडी की मौत हो जाती है। इस चीज को देखने के बाद परवीस बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। वो अंधाधुंध गोलियां चलाता है और भागने लगता है ताकि अपनी जान बचा सके। यहीं से थोड़ी दूरी पर हम एक छोटे से टाउन को देखते हैं जिसका नाम है ब्राइट होप। और यहाँ के बोर्ड पर भी लिखा हुआ है कि इस टाउन में सिर्फ और सिर्फ 268 लोग रहते हैं। तभी हम टाउन के एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम है आर्थर। आर्थर एक सोफे पे बैठा है। तभी हमारी नजर पड़ती है उसके पैर पे जो टूटी हुई है। इसी बीच उसकी पत्नी आती है जिसका नाम है सेमेंथा। अपनी पत्नी को देखने के बाद आर्थर कहता है कि बहुत समय के बाद मैंने इतना समय घर के अंदर बिताया है, वरना मैं घर से बाहर ही रहता था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इन बातों को सुनने के बाद सेमांथा कहती है, मगर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम हमेशा बाहर चले जाते थे और मैं घर पे अकेली हो जाती थी, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तभी रात में हम परवीस को देखते हैं जो आ चुका है इस टाउन के अंदर। यहाँ आते ही वो सबसे पहले अपनी सारी चीजों को छुपा देता है एक पेड़ के नीचे और जाने लगता है एक बार की तरफ। तभी बार में एक आदमी दाखिल होता है जिसका नाम है जॉन। इस टाउन के सारे लोग जॉन की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि जॉन ने बहुत सारे लोगों का शिकार किया है। थोड़ी देर के बाद इस बार में परवीस भी आता है, मगर वो बहुत ही अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। यहीं पर हम डिप्टी शेरिफ को देखते हैं। परवीस को देखने के बाद वो सोच में पड़ गया है क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा टाउन है। बाहर का कोई भी इंसान यहाँ पर आता है तो वो साफ साफ दिख जाता है। डिप्टी सीधा पहुंचता है अपने शेरिफ के पास जिसका नाम है फ्रैंकलिन, और उसे बताता है कि बार में एक नया आदमी आया हुआ है जो कि इस टाउन का नहीं है। फ्रैंकलिन कहता है कि तुम ज्यादा सोच रहे हो, ये भी तो हो सकता है कि वो बस एक यात्री हो। तब डिप्टी कहता है कि ऐसा नहीं, मैंने उसे देखा था, वो पेड़ के नीचे कुछ छुपा रहा था। इस बात को सुनने के बाद अब फ्रैंकलिन भी सोच में पड़ जाता है और तुरंत ये लोग पहुंच जाते हैं बार। बार में जाने के बाद फ्रैंकलिन बात करता है परवीस से और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर। परवीस कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। तभी फ्रैंकलिन की नजर पड़ती है उसके कपड़ों पे। देखता है कि ये कपड़े साइज में बड़े हैं, यानी कि ये कपड़े भी परवीस के नहीं है, उसने शायद किसी से चुराया है। वो तुरंत डिप्टी को कहता है कि इसकी तलाशी, मगर इन्हें कुछ नहीं मिलता। तब फ्रैंकलिन कहता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम पेड़ के नीचे क्या छुपा रहे थे। इस बात को सुनने के बाद अब परवीस यहाँ से भागने लगता है। तभी फ्रैंकलिन सीधा गोली मारता है उसके पैर में। अब वो जमीन पे गिरा हुआ है। फ्रैंकलिन जॉन को कहता है कि जाओ और डॉक्टर को बुला करके लाओ। दूसरी तरफ हम सेमेंथा को देखते हैं जो पैरों का उपचार कर रही है अपने पति का। सेमेंथा एक डॉक्टर है। वो आर्थर को कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लेटर लिखा है, मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पढ़ो। तभी इनका दरवाजा बजता है। जैसे ही सेमेंथा दरवाजे पे जाती है, देखती है कि जॉन खड़ा है। जॉन कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं पहले डॉक्टर के पास गया था जिसे तुम असिस्ट करती हो, मगर वो बिजी है, तो तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, वहाँ पर एक घायल आदमी पड़ा है। सेमेंथा मान जाती है। आर्थर देखता है कि वो जाने वाली है पुलिस स्टेशन। फिर वो जॉन को कहता है कि ख्याल रखना सेमेंथा का। जॉन कहता है कि तुम चिंता मत करो। सेमेंथा जैसे ही पुलिस स्टेशन में पहुंचती है, वो समझ जाती है कि इस आदमी की हालत बहुत खराब है। वो फ्रैंकलिन से पूछती है कि क्या यह आदमी खतरनाक है। फ्रैंकलिन कहता है कि हाँ। तभी मैंने उसके पैर में गोली मारी। सेमेंथा थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि मुझे शायद पूरी रात लग सकती है इसकी सर्जरी में, तो मैं चाहती हूँ कि तुम जाकर के मेरे पति को बता दो कि मैं सुबह घर वापस आऊँ। फ्रैंकलिन सबको कहता है कि सेमेंथा का ख्याल रख, मैं जा रहा हूँ आर्थर के पास। वो सीधा जाता है आर्थर के घर पे और ये दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। दूसरी तरफ सेमेंथा ने सर्जरी की शुरुआत कर दी है। बाकी लोग उसे सर्जरी करते हुए देख रहे हैं और पूछ रहे हैं कि तुम्हारे इतने काटपीट करने के बाद भी परवीस एकदम शांत कैसे है। तब वो बताती है कि उसने हाई डोज इंजेक्शन दिया है, इसीलिए परवीस को कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। वहीं गांव के बाहर हम एक छोटे से अस्तबल को देखते हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा आवाजें आ रही हैं। अस्तबल का मालिक बाहर आता है। तभी वो देखता है कि अस्तबल के अंदर कोई भाग रहा है, लेकिन वो कुछ कर पाता
उससे पहले कुछ लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं। ये सारे के सारे लोग आदिवासी हैं यहाँ के। इसी बीच जैसे ही सुबह होती है, आर्थर आवाज देता है सैमंथा, मगर उसे एहसास होता है कि सुबह होने के बाद भी सैमंथा अभी तक घर नहीं आई। दूसरी तरफ जब फ्रैंकलिन घर पे होता है, तभी बार का मालिक उसके पास आकर के कहता है कि एक बुरी खबर है, पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ था। ना वहाँ पे सैमंथा है और ना ही बाकी लोग, कोई उन सबको उठा के ले गया। उसके साथ साथ टाउन के बाहर एक अस्तबल था, वहाँ पर भी मार दिया गया है अस्तबल के मालिक को। फ्रैंकलिन सबसे पहले पहुँचता है अस्तबल में, तो उसे मालिक की लाश नजर आती है जिसे बड़ी बेरहमी से मारा गया है। फिर वो आता है पुलिस स्टेशन, तो देखता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, बस एक तीर है। तीर को लेने के बाद वो डिप्टी को दे देता है और कहता है कि यहाँ पर एक नेटिव इंडियन रहता है जिसका नाम है टॉल ट्रीज, उसके पास इस तीर को लेकर के जाओ, वो बताएगा कि ये तीर किसका है। अब फ्रैंकलिन सीधा पहुंचता है आर्थर के घर पे और उससे कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, तुम्हारी पत्नी हमारी मदद के लिए आई थी पुलिस स्टेशन, मगर अब उसे किडनैप कर लिया गया है। पुलिस स्टेशन में जो कैदी था और जो लोग थे, उसके साथ साथ तुम्हारी पत्नी को भी वो लोग ले गए हैं, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, मैं जल्दी ही तुम्हारी पत्नी को ढूंढ निकालूंगा। इतना कहने के बाद जब वो वापस आता है, तब उसकी मुलाकात होती है टॉल ट्री से। वो बताता है कि जिस ट्राइब ने तुम लोगों के ऊपर हमला किया था, उनका नाम है ट्रोग्लोडाइट्स। ये सबसे खतरनाक ट्राइब है। ये सिर्फ इंसानों को इसलिए मारते हैं ताकि उनका मांस खा सके, और इनके इर्द गिर्द कोई भी औरत सुरक्षित नहीं है, यहाँ तक कि इनकी माँ भी नहीं। ये अपनी माँ को भी गंदी नजरों से देखते हैं। टॉल ट्री कहता है कि अगर वो किसी को लेकर के गए हैं तो उनके बारे में भूल जाओ, उनके इलाके में जाना मौत को चुनने के बराबर है। मगर इन बातों को सुनने के बाद भी फ्रैंकलिन नहीं डरता। वो उसे कहता है कि मुझे बताओ कि उनका इलाका कहाँ पे है। जब वो नक्शे पे इलाका बता रहा होता है, तभी आर्थर कहता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा। फ्रैंकलिन कहता है कि तुम्हारी टांग टूटी हुई है, मुझे पता है कि तुम अपनी पत्नी को ढूंढना चाहते हो, मगर वो जगह बहुत ही खतरनाक है। आर्थर कहता है कि अगर मैं तुम लोगों के साथ नहीं गया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। तभी जॉन भी तैयार हो जाता है, कहता है कि उस रात मैं ही सैमंथा को लेने के लिए आया था, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसे घर वापस लाऊं। अब टोटल 4 लोग तैयार हुए हैं, फ्रैंकलिन, डेप्यूटी, जॉन और आर्थर। फ्रैंकलिन जब घर पे जाता है तो उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो ऐसी जगह पे ना जाए, मगर फ्रैंकलिन कहता है कि ये मेरी जिम्मेदारी, मैं यहाँ का शेरिफ हूँ, अगर कुछ भी लोगों के साथ गलत होता है तो उन्हें बचाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी होती है। इतना कहने के बाद सुबह सुबह ये चारों तैयार होते हैं और निकल पड़ते हैं उनके इलाके में जाने, मगर वो इलाका बहुत ही दूर, इन्हें कई दिनों का सफर तय करना पड़ेगा। कुछ घंटे सफर करने के बाद घोड़ों को बार बार प्यास लगती है, तो हर बार ये लोग तालाब के पास रुकते हैं। इसी बीच जैसे ही रात होती है, ये लोग एक छोटा सा कैंप बनाते हैं, मगर जॉन अब हर तरफ वायर बिछा रहा है। जब लोग पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो कहता है कि अगर कोई भी हमारे नजदीक आने की कोशिश करेगा तो इन वायर से आवाज आएगी और हमारी आंख खुल जाएगी। फिर सारे लोग खाना खाते हैं और सो जाते हैं। आधी रात में इन्हें तार की आवाज आती है। जॉन तुरंत उठता है और गोली चलाता है, तो देखता है कि यहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर आया था। जॉन का आइडिया सबको पसंद आता है कि अब वो लोग सुरक्षित हैं। सुबह सुबह वो लोग दोबारा चलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे सबकी हालत खराब हो रही है, खास करके आर्थर की, क्योंकि पूरी तरीके से उसका पैर ठीक नहीं हुआ है और वो नहीं चाहता कि वो किसी को भी इस बारे में बताए, वरना वो लोग उसे वापस भेज देंगे। सबसे छुप के जाने के बाद वो अपने जख्मों का उपचार करता है और फिर से जूते पहनने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है एक शीशी पे जो उसे सैमंथा ने दिया था। ये एक पेन किलर है। उसने कहा था कि जब दर्द तुमसे बर्दाश्त ना हो तभी इस दवाई को लेना। आर्थर दवाई को दोबारा जेब में रख लेता है। अभी वो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर वो जैसे ही फ्रैंकलिन के पास आता है, डेप्यूटी उस पे बंदूक तान के कहता है कि वो पेन किलर की शीशी हमें दे दो, अगर तुमने उसका ज्यादा इस्तेमाल किया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, और वो लोग ऐसा नहीं चाहते। इसी बीच रात में जब ये लोग सो रहे होते हैं, तभी 2 मैक्सिकन्स आकर के खड़े हो जाते हैं। अब सबने उनके ऊपर बंदूकें तान करके रखी हैं। मैक्सिकन्स कहते हैं कि हम बस यात्री हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं, हमें तुमसे नहीं लड़ना। फ्रैंकलिन कहता है कि अगर तुम लोगों के पास बंदूकें हैं तो नीचे फेंक दो। दोनों कहते हैं कि हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है। इतना कहने के बाद वो आगे आने लगते हैं। इस चीज को देखते ही जॉन दोनों को शूट कर देता है। ये बात फ्रैंकलिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो कहता है कि तुमने ये क्या किया, इन दोनों को क्यों मारा, ये दोनों मासूम लोग थे। जॉन कहता है कि तुम्हें शायद जंगल का कानून नहीं पता, ये दोनों चोर थे। जब रात में हम सो रहे होते तभी हमें मारते और सारी चीजें लेकर के भाग जाते। मगर फ्रैंकलिन को उस पर भरोसा नहीं है। तभी डेप्यूटी जाके उनकी तलाशी लेता है और फ्रैंकलिन को कहता है कि इनके पास सच में हथियार था। तब उसे जॉन पे भरोसा होता है। जॉन कहता है कि हमें दूसरी जगह पे जाकर के कैंप लगाना चाहिए। दूसरी जगह पे आने के बाद जैसे ही ये लोग सोते हैं, थोड़ी देर के बाद आर्थर की आंख खुलती है। वो देखता है कि एक आदमी मारने की कोशिश कर रहा है जॉन को। तब वो उसे शूट कर देता है और सारे लोग जग जाते हैं। फ्रैंकलिन कहता है कि शायद जिन मैक्सिकन्स को हमने मारा था ये उनके ही साथी हैं। तभी इनकी नजर पड़ती है घोड़ों पे। सारे के सारे घोड़े गायब हैं। जॉन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा घोड़ा बहुत ही वफादार था,
वो किसी के साथ नहीं जाता था। तभी आर्थर थोड़ी दूरी पे देखता है और कहता है कि तुम सही कह रहे हो, वो तुम्हारे घोड़े को लेकर के नहीं गए बल्कि उसे जख्मी करके गए हैं। जॉन आता है अपने घोड़े के पास और देखता है कि वो दर्द से कराह रहा है। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है मगर अभी भी उसके अंदर जान है। जॉन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरा साथ देने के लिए, मगर अब मैं तुम्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता। इतना कहने के बाद वो उसे गोली मार देता है ताकि उसे आसान मौत मिले। पर अब इन्हें पैदल चलना पड़ेगा, इनके पास कोई भी सवारी नहीं है। मगर जैसे जैसे ये लोग चलना शुरू करते हैं आर्थर की हालत खराब होने लगती है। थोड़ी देर के बाद आर्थर इन्हें कहता है कि मेरी वजह से तुम लोगों को स्लो होने की जरूरत नहीं है, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं पीछे पीछे आ जाऊं। जहां पर भी तुम लोग मुड़ो वहां 4 पत्थर रख देना ताकि मुझे पता लगे कि वहां से कहां मुड़ना है। इन बातों को सुनने के बाद डेप्यूटी उसे दूरबीन देता है और कहता है कि हर वक्त हमें देख। जैसे ही वो लोग आगे निकलते हैं कुछ देर के बाद आर्थर उनके पास पहुंच जाता है तो सारे लोग सो रहे होते हैं, वो भी लेट जाता है। जब वो लोग उठते हैं डेप्यूटी पैरों की हालत देखने के बाद कहता है कि तुम्हारे पैर में इन्फेक्शन बढ़ रहा है, तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा। मगर आर्थर को यह मंजूर नहीं होता। वो कहता है कि काटने के अलावा तुम जो कुछ कर सकते हो करो और मुझे पेन किलर दे दो। डेप्यूटी ऐसा ही करता है और आर्थर को कहता है कि तुम यहीं पर आराम करो, जब तुम्हारी आंख खुले तो हमारे पास आ जाना, हम रास्ते पर निशान छोड़ते हुए जाएं। कुछ वक्त के बाद ये तीनों पहुंच जाते हैं उनके अड्डे तक, मगर इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इन राक्षसों पर ये कैसे हमला करें। तभी ट्राइब के 2 लोग आकर के इनके ऊपर हमला कर देते हैं। उन लोगों ने इन्हें घायल कर दिया है। सबसे ज्यादा घायल हुआ है जॉन, अब वो आगे भी नहीं चल सकता। मगर इन लोगों ने 2 लोगों को मार दिया। जॉन कहता है कि मुझे एक बंदूक और आगे बढ़ो तुम लोग। डेप्यूटी और फ्रैंकलिन ऐसा ही करते हैं, मगर उनके जाने के बाद ही यहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो सीधा एक खंजर फेंक करके मारता है जॉन को। मगर जॉन ने भी गोली चला दी है। इन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। दूसरी तरफ ट्राइब के बाकी लोग पकड़ लेते हैं फ्रैंकलिन और डेप्यूटी और घसीटते हुए लेकर के जाते हैं गुफा के अंदर। अंदर जाते ही फ्रैंकलिन देखता है कि यहाँ पर सेमेंथा है और उनका एक सिपाही भी है। सेमेंथा इन्हें देखने के बाद कहती है कि ये जगह एक नर्क है और ये सारे के सारे लोग हैवान, ये इंसानों का मांस खाते हैं। इन लोगों ने परवीज को मार दिया, मगर मरने से पहले उसने बताया था कि वो एक चोर था, वो इंसानों को मारता था और उनकी चीजें छीन लेता था। इसी बीच ट्राइब के लोग दोबारा चले आते हैं गुफा के अंदर और अब वो लोग इनके एक सिपाही को लेकर के जा रहे हैं खाने। वो बड़ी बेरहमी से उसे मारते हैं और उसके मांस को पका करके खाते हैं। जैसे ही रात होती है सेमेंथा इनसे पूछती है कि आर्थर कहाँ पे है। वो लोग कहते हैं कि उसके पैर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए वो रुक गया, मगर कुछ समय के बाद वो इधर ही आएगा। इन बातों को सुनने के बाद वो भड़क जाती है और कहती है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है कि उसका पैर खराब हो चुका है, वो सीधा चल भी नहीं सकता। इस बात को सुनने के बाद फ्रैंकलिन कहता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, हमने उसे बहुत मना किया, मगर हमारे मना करने के बावजूद भी वो तुम्हें बचाने के लिए आया। दूसरी तरफ हम आर्थर को देखते हैं जो होश में आ चुका है, मगर इतनी जल्दी वो इन तक नहीं पहुंच पाएगा, उसे कई दिन का सफर तय करना पड़ेगा। मगर फिर भी धीरे धीरे वो आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ फ्रैंकलिन यहाँ पे सेमेंथा से पूछता है कि आखिर ये कितने लोग हैं। सेमेंथा कहती है कि ये टोटल 12 लोग हैं और इनके पास 2 औरतें हैं, दोनों के दोनों गर्भवती हैं और इन लोगों ने औरतों की आंखों को फोड़ करके रखा है ताकि वो भाग ना सके। फ्रैंकलिन कहता है कि 12 में से 3 लोगों को हमने मार दिया है, यानी कुल 9 लोग बचे हैं, हमें किसी तरीके से उन्हें भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। और डेप्यूटी को कहता है कि वो पेन किलर निकालो, हमें किसी भी तरीके से अंदर जितने भी लोग आएंगे उन्हें ये पिलाना है ताकि वो बेहोश हो जाए और ज्यादा पीने के बाद मर भी जाए। जैसे ही इन्हें 3 लोग आते हुए नजर आते हैं सीधा ये लोग शराब की बोतल निकालते हैं, जिस चीज को देखने के बाद ये लोग बोतल और पेन किलर दोनों छीन लेते हैं और तीनों बारी बारी से पूरा पीते हैं। मगर पीते ही अब उन्हें नशा चढ़ जाता है, उसके साथ साथ उनका सर भी घूमने लगता है। तीनों आराम करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं आर्थर को जो थक गया है। आराम करने के लिए वो जैसे ही लेटता है 2 ट्राइब के लोग भागते हैं उसकी तरफ उसे मारने के लिए, मगर वो उसे मार पाते उससे पहले वो दोनों को शूट कर देता है। शूट करने के बाद वो देखता है कि एक के गले में सीटी है, यानी इसी सीटी का इस्तेमाल करके ये लोग एक दूसरे को बुलाते हैं। तब आर्थर जाल बिछाता है। सीटी बजाने के बाद उसने निशाना लगा करके रखा है। जैसे ही एक आदमी बाहर आता है वो उसे भी शूट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन लोगों ने पेन किलर पिया था उनमें से एक बंदा मर चुका है, मगर 2 लोग अभी भी जिंदा हैं। वो फ्रैंकलिन को बाहर निकाल करके टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं और टॉर्चर करने के बाद वो उसकी बंदूक ले लेते हैं, मगर उनसे गोली नहीं चल रहा क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि इसे अनलॉक कैसे करते हैं। फिर भी वो टॉर्चर करते रहते हैं फ्रैंकलिन को। इसी बीच 2 में से एक बंदे को शूट कर देता है आर्थर। तभी वो आदमी अनलॉक कर देता है गन को और गोली चलाता है। एक गोली लग जाती है फ्रैंकलिन को, पर वो बंदूक छीनता है और शूट कर देता है इस आदमी को। इन लोगों ने इस ट्राइब के लगभग लोगों को मार गिराया। अब आर्थर भी अंदर आ चुका है। जैसे ही वह सेमेंथा को जिंदा देखता है वो खुश हो जाता है। वो उसे बाहर निकालता है और कहता है कि अब क्या करना है। फ्रैंकलिन कहता है कि यहाँ पर कुल 12 लोग थे, जिनमें से 9 को हम लोगों ने मार दिया है,
मगर 3 लोग अभी भी जिंदा हैं और जब तक वो जिंदा है हम बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए तुम लोगों के पास जितनी भी बंदूकें हैं वो मुझे दो और दूसरे रास्ते से निकलने की कोशिश करो। जब वो अंदर आएंगे तो मैं उन्हें मार गिराऊंगा। इस बात को सुनने के बाद आर्थर कहता है कि तुम्हें क्या बोल रहे हो, वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आर्थर कहता है कि जरा मेरी हालत देखो, तुम्हें लगता है कि मैं जिंदा बचूंगा? उन लोगों ने मेरे अंजर पंजर पहले ही ढीले कर दिए हैं। वो डिप्टी की तरफ देखता है और कहता है कि मेरी पत्नी को कहना कि मैंने उसे अलविदा कहा है। इतना कहने के बाद वो हथियार लेता है और इन तीनों को कहता है कि वो लोग जाएं यहाँ से। ये तीनों दूसरे रास्ते से निकल रहे होते हैं। तभी रास्ते में इनकी नजर पड़ती है उन दोनों औरतों पे जिन्हें अंधा करके रखा था इन लोगों ने, मगर इन्हें पता है कि इन तीनों औरतों को अभी वो लेकर के नहीं जा सकते। इनकी मदद के लिए बाकी लोग भी लगेंगे। तब ये तीनों धीरे धीरे आगे निकलने लगते हैं। जैसे ही गुफा से ये लोग बाहर निकलते हैं इन्हें 3 गोलियों की आवाज सुनाई पड़ती है और उसके साथ साथ चीखें भी। वो समझ जाते हैं कि फ्रैंकलिन ने उन्हें मार दिया और उसके साथ साथ उन लोगों ने भी फ्रैंकलिन को मार दिया। मगर हमेशा ही ये लोग फ्रैंकलिन की कुर्बानी को याद रखेंगे। अगर वो नहीं होता तो शायद इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता। अब ये लोग अपने टाउन की तरफ वापस जा रहे हैं और कहीं सबको ये कहानियां बताएं और लोगों को लेकर के भी आए उन महिलाओं की मदद के लिए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।